हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप फ्री में डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको सभी प्रकार की ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बसा था? तो दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। कव्वाली का पिता और भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर दोस्तों ये अनपढ़ था। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया था। ऐसे ही आप लोग डिटेल के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को दोस्तों हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। WHO के द्वारा ये मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात किया जाए तो दुनिया भर में 1 मिनट में 2 मौतें हो जाती हैं हेपेटाइटिस बी के कारण। हेपेटाइटिस के कारण 1 मिनट में 2 मौतें, यानी कि कहें 30 सेकंड में 1 मौत हो रही है। हेपेटाइटिस बी और सी को मिला करके 11 लाख मौतें हुई हैं। 11 लाख लोगों की मौत हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो जाती है लगभग हर साल। इस बार की इसकी थीम रखी गई है हेपेटाइटिस कांट वेट। क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट। ये है हेपेटाइटिस दिवस की इस बार की थीम। WHO आया है इसके बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948। इसी वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO दिवस, या कहें विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, इसको भी आपको याद रखना है। टेड्रोस एधनोम जी दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को ने दोस्तों पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क, इन दोनों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया है यूनेस्को ने। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा दोस्तों, जब ये क्वेश्चन मैंने ले लिया था और इसको टाइपिंग के लिए भेज दिया था तो उसी टाइम पर एक और क्वेश्चन आ गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, और ये बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि ये इंडिया का एक और स्थान था ऐसा जिसे हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा। उसका नाम है धौलावीरा। तो उसको भी याद रखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कहें तो ऊपर के इन दोनों नामों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो धौलावीरा है। धौलावीरा ये भारत का क्षेत्र है, आप सबको पता है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्र है। तो इसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, या कहें विश्व विरासत स्थलों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो तीनों को याद रखिएगा, पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क, ये दोनों स्पेन में स्थित है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से भारत में 40 धरोहर ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 40वां कौन सा बना है? धौलावीरा। ओके, चलिए अब यूनेस्को आया है, यूनेस्को से रिलेटेड पॉइंट्स का रिवीजन करते हैं। पिछले दिनों में ये चर्चे में भी रहा था। अभी इसने तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर था जो, उसको भी अपनी हेरिटेज साइट में शामिल किया है यूनेस्को ने। कौन सा मंदिर? तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में इसने लिवरपूल को बाहर कर दिया है यूनेस्को से, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लिवरपूल को बाहर करने की घोषणा की है। इसके अलावा यूनेस्को चर्चे में आया था, अभी इसने मध्य प्रदेश के 2 शहरों को, ओरछा और ग्वालियर, ओरछा शहर और ग्वालियर शहर, इन दोनों को अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत, यानी हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत शामिल करने की घोषणा की है। यूनेस्को के बारे में स्टैटिक्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि निर्यातकों में भारत किस स्थान पर है? भारत है इसमें दोस्तों 9वें स्थान पर। अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है।
इसने बताया है कि 2019 भर में, क्योंकि 2019 के सर्वे पर यह बेस्ड है रिपोर्ट, तो 2019 भर में कृषि निर्यातकों में यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में भारत 9वें स्थान पर आ गया है, टॉप 10 में शामिल हो गया है इंडिया। ठीक है, भारत दोस्तों दुनिया भर का जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसमें 3.1% का कंट्रीब्यूशन करता है, यानी 3.1% एक्सपोर्टेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है भारत से। भारत का 9वां स्थान है 2019 के अनुसार। पिछले 25 वर्षों के जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के रुझान थे उनको देखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में ही है। अध्यक्ष है नागोजी ओकोंजो-इवोला और इसके सदस्य देश यानी मेंबर कंट्रीज हैं 164। अच्छा दोस्तों, जब अगर केवल विश्व व्यापार संगठन लिखा रहे तब आप तो बताएंगे WTO, लेकिन अगर आपसे एक होता है विश्व पर्यटन संगठन, उसको भी WTO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ध्यान रखना है उसमें आपको हमेशा UN दिखेगा सामने। ठीक है, इसको बताने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तब आप WTO मतलब समझेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ना कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दोनों का हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अगर केवल पूछे तब बताना है आपको। अगर UNWTO बोले तब UNWTO की जगह पर तब आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन समझना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों है जिनेवा में, जबकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। क्लियर है? दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगला देखते हैं, WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में डूबने से कितने प्रतिशत मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्रों से हुई है। तो अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट पेश की है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि डूबने से कितने व्यक्तियों की मौत हुई है। तो इसमें दोस्तों इसने बताया है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में 61% मौतें हुई हैं, ओवरऑल वर्ल्ड भर में जितनी भी मौतें हुई हैं डूबने से। क्लियर है? तो WHO ने यही बताया है कि दुनिया भर में जितनी भी मौतें हुई है पानी में डूबने की वजह से, उसमें से 61% डेथ दोस्तों एशिया पैसिफिक रीजन से हुई हैं। और ये संख्या में कितनी है? 1,44,000 से ज़्यादा। 1,44,000 से ज़्यादा लोग डूबकर मर गए 2019 भर में, वो भी एशिया पैसिफिक रीजन से। WHO की ये रिपोर्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, इसके बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया है। एक छोटा सा रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन तो नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुशासन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने MyGov उत्तर प्रदेश नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। MyGov उत्तर प्रदेश, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे उत्तर प्रदेश में सुशासन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। सुशासन क्या होता है? सुशासन मतलब स्वयं का शासन या कहें जनता का शासन। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली में कि इस पोर्टल के जरिए लोग अपने अपने सुझाव, अपने अपने सजेशंस को दे सकेंगे। ठीक है, अपना सुझाव बता सकेंगे नागरिक लोग, जिससे सरकार और नागरिकों के बीच में एक तो सामंजस्य भी बैठ सकेगा और दूसरी बात उनकी फीडबैक के अनुसार से गवर्नमेंट को और अच्छे से चलाने में मदद मिलेगी। ठीक है, उनकी परेशानियां डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंच सकेंगी। तो इस वजह से MyGov उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। 26 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन किया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इस पोर्टल के थ्रू नागरिक सरकार की नीतियों पर, पॉलिसीज पर अपनी राय, अपने आइडियाज शेयर कर सकेंगे। चलिए अब उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश से हम लोग करते हैं रिवीजन, पिछले दिनों में जो पॉइंट्स आए थे। अभी तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों जनसंख्या नीति लागू की है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाई हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नोएडा उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों IOCL के द्वारा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इंडिया का पहला होगा। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रख दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिली है, जो कि है न्यू गंगा एक्सप्रेस वे।
और उत्तर प्रदेश ने ओलंपिक मेडल विजेताओं को 6 करोड़ रुपए गोल्ड को, 4 करोड़ रुपए सिल्वर को और 2 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश से 10 खिलाड़ी गए हुए थे ओलंपिक में। क्लियर है? चलिए, उत्तर प्रदेश से बाकी आप स्टैटिस्टिक्स तो जानते ही हैं, रोज रिवीजन करवाता हूं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केयर रेटिंग एजेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान कितना बताया है? तो केयर रेटिंग ने बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.8% से लेकर के 9.0% के बीच में। देखिए, इसने एक रेंज बताई है, ठीक है। बाकी आप देखते होंगे वो एग्जैक्ट बताते हैं, लेकिन केयर रेटिंग जो है इसने एक रेंज बताई है कि 8.8% से लेकर के 9.0% के बीच में हो सकती है। ये अनुमान लगाया गया है केयर रेटिंग एजेंसी के द्वारा। ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। चलिए, भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस पर ये लोग तो अपना अपना अनुमान बताते हैं। सही आंकड़ा कौन बताता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसके द्वारा सही आंकड़ा बताया जाता है। लेकिन वो तब बताया जाता है जब वो फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाता है या वो जो क्वार्टर है वो पूरा हो जाता है तब। बाकी और भी कुछ एजेंसीज हैं जिसने अपना अपना प्रेडिक्शन किया है। जैसे मूडीज ने 9.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, विश्व बैंक ने 8.3% का और आरबीआई ने 9.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट का अपना अनुमान बताया है। जीडीपी होता क्या है? बहुत बार आपको बताया गया है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के सीमा के अंतर्गत, उसके बॉर्डर के अंतर्गत जितनी भी सेवाओं का, जितने भी उत्पादों का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का उत्पादन होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब समझ लीजिए घर में उत्पादन होने वाली चीज़ें। अभी यहाँ पर एक और टर्म होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी देश के द्वारा जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन होता है उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान से समझिएगा, घरेलू मतलब घर में, यानी कि देश के अंदर, सीमा के अंदर, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद यानी देश का प्रोडक्ट, यानी कि वो हो सकता है विदेशों में भी उत्पादन हो रहा हो, ठीक है। भारतीयों द्वारा विदेशों में भी जो उत्पादन हो रहा है वो भी तो देश का ही हुआ। लेकिन यहाँ पर जीडीपी के केस में क्या होता है? इसमें केवल भारत में उत्पादन होगा, चाहे वो विदेशी आकर के भारत में उत्पादन करे, चाहे भारत वाले ही भारत में उत्पादन करे। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है फिलीपींस। दुनिया का पहला देश जो गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी दिया है, यानी कि गोल्डन राइस प्लांटिंग को मंजूरी दिया है। ओके, ये दोस्तों बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है गोल्डन राइस जो होता है। एक्चुअली में ये पीला कलर का दिखता है, इस वजह से इसको गोल्डन राइस कहा जाता है, ठीक है। और ये भी एक पोषक तत्वों से भरपूर एक चावल की किस्म होती है जो फिलीपींस में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो इसको फिलीपींस चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा, यानी फिलीपींस राइस रिसर्च सेंटर के द्वारा और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है मिल करके। फिलीपींस आया है। फिलीपींस के बारे में अगर बात करें तो फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला। फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी का हेडक्वार्टर है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष मथात्सु अस्कवा हैं और उपाध्यक्ष कौन हैं? अशोक लवासा हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों रोड्रिगो दुतर्ते और यहाँ की करेंसी होती है फिलिपीनी पेसो। चलिए, वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन भी देख लीजिए। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे इस साइड में, यानी ईस्ट की साइड में आने के बाद वियतनाम वगैरह को क्रॉस करने के बाद, कंबोडिया क्रॉस करने के बाद ये आपको देश मिल जाएगा। छोटे छोटे द्वीपों के साथ में मिल करके बनता है फिलीपींस। तो ये है फिलीपींस, मनीला यहाँ पर है इसकी राजधानी, कैपिटल, ठीक है। तो ये देश है फिलीपींस। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई 2021 को किस सीएपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ ने अपना 83वां 83rd मनाया है स्थापना दिवस। देखिए यहाँ पर किस सीएपीएफ कहा गया है, इसका क्या मतलब होता है? सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है मैंने, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्यों ऐसा बनाया गया है।
देखिए 83वां स्थापना दिवस तो है सीआरपीएफ का, लेकिन ये भी एक सीएपीएफ का हिस्सा होता है। एक्चुअली में सीएपीएफ वो फोर्स होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वो फोर्स होती है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये 7 प्रकार की आती हैं फोर्सेस, यानी सीएपीएफ का कह सकते हैं 7 प्रकार होता है। सीएपीएफ के अंतर्गत 7 प्रकार की फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी? सीएपीएफ के अंतर्गत दोस्तों बीएसएफ आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है। सीएपीएफ के अंतर्गत ही सीआरपीएफ आता है, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आता है। सीएपीएफ के ही अंतर्गत सीआईएसएफ आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज आता है। आईटीबीपी आता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आता है। एनएसजी आता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया। एसएसबी आता है, सशस्त्र सीमा बल हो गया। और असम राइफल्स आता है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, जिन्हें हम लोग सीएपीएफ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी में से एक सीएपीएफ है सीआरपीएफ, जो कि भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है। और ये अभी इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को, 83वां वो भी। 1939 को यह स्थापित हुआ था। जब यह स्थापित हुआ था तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो फिर इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया 1949 के बाद से। ओके, इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह जी और इसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा। क्या होता है? सेवा और निष्ठा होता है इसका मोटो। ओके, सर्विस एंड लॉयल्टी। अच्छा, ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही दोस्तों मॉक टेस्ट भी तैयार किया गया है आप लोग के लिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करते हो तो फिर ये मॉक टेस्ट आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए। इस मॉक टेस्ट में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाती हैं मॉक टेस्ट की पूरा फुल सीरीज। 99 रुपये में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसे में आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया हुआ है। यूपी पीईटी 99 कूपन कोड यूज करना है, आपको ये मिल जाएगा 99 रेट्स में 20 फुल मॉक टेस्ट यूपी पीईटी एग्जाम पर। बिल्कुल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इससे जितने सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा डीआई और पाई चार्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें लिए भी गए हैं। आप लोग एमजेटी ऐप पर जा करके इसको जरूर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रिटेन की अदालत ने किस भारतीय भगोड़े को दिवालिया घोषित किया? तो ब्रिटेन की अदालत ने अभी हाल ही में विजय माल्या को दोस्तों, जो कि भारतीय भगोड़ा साबित कर दिया गया है, इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। अच्छा, विजय माल्या के नाम एक और रिकॉर्ड है। ये भगोड़ा घोषित किया जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति है, ठीक है, जो घोटाला करके भागा हो और ये भगोड़ा घोषित किया गया हो, तो ये घोषित किया जाने वाला पहला व्यक्ति है। बाकी के ऊपर के भी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी वगैरह। तो फिलहाल विजय माल्या के बारे में बात करें तो ये यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत के द्वारा इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। विजय माल्या भारत में दोस्तों 13 बैंकों से 9,432 करोड़ रुपए चूना लगाकर गया हुआ था। इतना लोन लेकर के ये भागा हुआ है, फरार है और इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा कर्ज एसबीआई से लिए थे, एसबीआई से 1600 करोड़ रुपए, इसके बाद पीएनबी से 800 करोड़ रुपए लिए थे। ऐसे छोटे मोटे करके इसने कई बैंकों से लिए, 13 बैंकों से लिए थे कर्ज, लोन। ठीक है, अच्छा, नीरव मोदी जो हैं वो इनसे भी बड़े डिफाल्टर हैं। नीरव मोदी ये 11,500 करोड़ रुपए तो पीएनबी से ही लिए थे। ठीक है, ये पीएनबी घोटाला भी ये किए, भयंकर घोटाला किए। और विजय माल्या तो लगभग 9,000 के आसपास घोटाला किए थे, नीरव मोदी तो 11,000 के ऊपर घोटाला कर दिए थे। ठीक है, इनके प्रत्यार्पण पर सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन ये लोग जिन जिन देशों में जाकर के रह रहे हैं वहाँ के रूल्स ऐसे हैं जिस वजह से देरी लग रही है। तो चलिए फिलहाल ब्रिटेन की अदालत ने इनको दिवालिया घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी की है दोस्तों उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने मध्य दक्षिण एशिया समिट यानी सेंट्रल साउथ एशिया समिट 2021 की मेज़बानी की है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये आयोजित किया गया है और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी हिस्सा लेने गए हुए थे। इसमें 40 से ज़्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव और 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लेने गए हुए थे। ठीक है, ये जो सम्मेलन है ये उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शावकत मिर्जियोयेव जो हैं उन्हीं की एक पहल है, उन्हीं के द्वारा ये शुरू करने की घोषणा की गई है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया?
तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। अमित शाह जी ने किया है। कहाँ पर किया है इन्होंने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में वहाँ के एक सोहरा नामक स्थान पर किया है इसका उद्घाटन। इसके उद्घाटन के समय अमित शाह जी के साथ में मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा जी भी थे। कानराड संगमा जी भी हिस्सा लिए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना यानी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम चलती है, उसी के तहत 2019 में डोनर मंत्रालय के द्वारा 24 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके थे। ठीक है, तो अभी इसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का। क्लियर। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट का करंट अफेयर पाने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका करंट अफेयर वीक है तो आपको करंट अफेयर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, आप बाकी सब्जेक्ट आप देखो, करंट अफेयर आपका यहाँ से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके शासनकाल में था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है अभी इतिहास की सीरीज चल रही है, कई सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। आपको डेली वीडियोस देखनी है, डेली आपके स्टैटिक जीके भी मजबूत होते जाएंगे। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्विज जाइए सॉल्व कर लीजिए एमजेटी ऐप से, वहीं पर आपको डिटेल्स के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। इसके अलावा एमजेटी एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर चैनल पर वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपको वहीं पर बताया जाता है और साथ ही साथ आपको वन लाइनर भी भेजा जाता है वहीं पर। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।